नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान ज़मींदार और राज्य। हम बात करेंगे लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान घटित कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में। आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है और पूरे सब्र और जोश के साथ इस वीडियो को देखना है। जहाँ भी आप थकान महसूस करें, वीडियो को रोकें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। आप अपने पास नोट्स रखें ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगे, आप उन्हें लिखते रहें। साथ ही साथ इसके अलावा चैनल में आपको एनसीईआरटी समरी की एक सीरीज़ अलग से मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर आप हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी तरफ से वीडियो देखने के दौरान नोट्स बनाने हैं ताकि आपका माइंड और आप दोनों ही एक्टिव रह सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि हम कक्षा 12वीं के अध्याय 8 में हैं और इस अध्याय के ज़रिए हम 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि उस दौर में 85% लोग गाँवों में रहा करते थे। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी गाँवों में रहती है और इतनी समृद्धता और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी जो है वह कृषि है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम किसान और कृषि उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे यह देखना होगा कि किस तरह से पैदावार बढ़ी, किस तरह से खेतों की तलाश हुई और इन खेतों के लिए शासकों ने किस तरह अपनी कर व्यवस्था ला दी। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ने रैयतबाड़ी, महालबाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जैसी बहुत सारी व्यवस्थाओं की शुरुआत की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर सके और अपने देश को, इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बना सके। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत यानी कि बहुवचन में रियाया या फिर मुद्रियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। इन शब्दों को याद रखना और साथ में लिखते जाना। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्त व पाही कास्त। पहले किस्म के किसान यानी कि खुद कास्त वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाही किसान वे खेती थे जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करते थे। आज भी हम देखते हैं कि जब आप गांव क्षेत्र में जाएंगे तो जो जिन लोगों के पास में थोड़े पैसे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दूसरे जो पाही कास्ट थे वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों के ठेके पर खेती करने आते थे। आज भी हम देखते हैं जैसे बहुत सारे जो धनी किसान होते हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र की ज़मीन को ठेके ले लेते हैं या फिर बटाई पर लेते हैं। तो ये जो पद्धति होती है इसको क्या कहते थे उस समय पर, पाही किसान होते थे वो इस तरह की काम करते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर घरों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से लोगों को ऐसा करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके गांव में सिंचाई के साधन बेहतर नहीं हैं जबकि आपके पड़ोस के गांव में सिंचाई के साधन बेहतर हैं और वहाँ पर ये संभावनाएं अधिक है कि वहाँ ज़मीन का क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ आपको बटाई या फिर ठेके जैसी चीज़ें मिल सकती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी उस सूखी बंजर फसल के भरोसे बैठे रहेंगे या फिर आप अपने पड़ोस के गांव में जाकर वहाँ पर ज़मीन ठेका लेकर अपनी किसानी को करेंगे। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से बहुत सारे लोगों ने भी इस तरह की खेती को, पाही कास्त खेती को चुनना पसंद किया। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसतन किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था।
तो आप ये कह सकते हैं कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पैमाने थे। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थे। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं शताब्दी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे, जिसे हम आज के समय में मेड़ कह सकते हैं या फिर बॉर्डर कह सकते हैं। जो आप हर खेत में, जब आप किसी के खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी पगडंडी जैसी मेड़ बनाई जाती है, ताकि ये पहचान रहे कि ये खेत का रकबा इधर साइड में किसका है और इधर दूसरी तरफ का मालिक कौन है। और ज़मीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सिंचाई तकनीक की अगर बात करें तो मानसून, जो कि भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसे कि आज भी है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। जैसे हम बात करते हैं, जो धान होता है उसमें ज़्यादा पानी लगता है, या फिर जब आप गर्मी के सीज़न में या फिर अभी जो दिसंबर या अक्टूबर के समय से गेहूँ, सरसों जैसी फसलों की बुआई शुरू होती है, तो इनमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान बारिश तो होती नहीं है, इसलिए कुओं, तालाबों, नहरों के ज़रिए पानी की सिंचाई होती है, ट्यूबवेल के ज़रिए सिंचाई होती है। तो ऐसे संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। आप यहाँ पर एक ये जो रहट संरचना को देख सकते हैं, ये किस तरह से ये बैल यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये जो ये चक्र आपको ये जिसमें बहुत सारी बाल्टियाँ हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसा घूमते रहता था और नीचे से पानी, जो कुएं, तालाब या फिर जो जैसी भी ये संरचना जहाँ पानी स्टोर होता था, उससे ये पानी को बाहर फेंकता था और फिर बाहर पानी की बगाई होती थी। तम्बाकू के प्रसार की बात करें तो तम्बाकू भारतीय संस्कृति की उपज नहीं है, यह विदेशी सभ्यता से मिली हुई एक चीज़ है। इसके बारे में हम बात करते हैं। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तम्बाकू का जिक्र नहीं करती है। जो आइन अकबरी है वो अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तम्बाकू देखा था। ऐसा लगता है कि इसी समय तम्बाकू का धूम्रपान या हुक्के चिलम में करने की लत जोर पकड़ने लगी। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तम्बाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन चुका था। सिंचाई राज्यों का एक महत्वपूर्ण कार्य था, और राजा अपना कर्तव्य समझते थे कि वे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था मुहैया करा सके। मसलन उत्तर भारत में राज्यों ने कई नहरें और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया गया था। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी के हल की बात कर लें या फिर बैलगाड़ियों की बात कर लें, जहाँ पर जानवरों का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। फसलों की भरमार देखिए, मौसम के दो प्रमुख चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक खरीफ यानी कि पतझड़ में, और दूसरी रबी यानी कि बसंत में। खरीफ बोले को अक्टूबर में इसकी बुवाई होती है और मार्च अप्रैल के समय पर इसकी कटाई होती है। वहीं पर हम रबी की बात करें तो जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है, और इधर सितंबर अक्टूबर तरफ इसकी अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो बारिश के समय पर मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, धान हुआ, इनकी खेती होती है, और फिर जब इन्हें काट दिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, अलग अलग प्रकार के जो दालें हो गई, ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती है।
उसके और इन्हीं के बीच में जो नगदी फसलें होती है, जैसे सब्जी हो गई, गन्ने हो गए और कपास हो गया, जिनसे हम सीधे तौर पर धन के प्राप्ति के लिए ही इनका उत्पादन करते हैं। जैसे नगदी फसल में आप गन्ने का उत्पादन या कपास का उत्पादन सिर्फ अपने घर के लिए नहीं कर सकते, इनकी इतनी ज़्यादा उत्पादन होता है कि इन्हें आपको बेचना ही पड़ता है, तो इन्हें नगदी फसल कहा जाता है। तो इस तरह से 3 तरह की यहाँ पर फसल होती थी। तो इस समय पर ये 2 फसलों जो खरीफ और रबी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलाकों सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी, जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे। वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन यानी कि आइन अकबरी में हमें यह पता चलता है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा की जाती थी। आप ये सोच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी और मध्य भारत और दक्कनी पठारों में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी यानी कि अपने गन्ने की फसलों के लिए मशहूर था। शुगर केन, तिलहन जैसी सरसों और दलहन की नगदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर इस कॉलम को पढ़ते हैं। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले उत्पादन का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी थी। साथ ही यहाँ पर हम यह देखते हैं कि टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियाँ नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल भी विदेशों की सभ्यता के साथ भारत आए थे। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी और यहाँ पर इसकी जो गिनती है वह 17वीं शताब्दी में विश्व की प्रमुख फसलों में की जाने लगी। ग्रामीण समुदायों की बात करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि तकरीबन 84%, एक बड़ा प्रतिशत, हम एक बार और यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, तकरीबन 85% जो आबादी है वो गाँवों में निवास करती थी उस दौर में। इसलिए ग्रामीण सभ्यता को पढ़ते हैं। किसान की अपनी ज़मीन का अपनी ज़मीन पर मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उसके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समूह के 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। जातीय व्यवस्था और ग्रामीण माहौल को एक बार देखते हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर मुगल काल के दौरान जो व्यवस्थाएं थी उनकी बात कर रहे हैं। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह से समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने के वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी,
और थोड़े थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालात कमोवेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे। मुसलमान समुदायों में हलाल हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हद के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाहजादाओं यानी कि जो नाविक होते थे, उनके पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच रिश्ता सीधा रिश्ता था। ऐसे ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व केवट भी किसानों की सी स्थितियां पाने लगी। यहाँ पर पंचायतों और मुखियों की बात करते हैं। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी उठाया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पंचायत है वो इस तरह से काम करती थी। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी जातियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार भी थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़े का निपटारा करती थी। वे ज़मीन से जुड़ी दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी या तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी कि शादियों की गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तहजीब दी जाए, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या दस्तावेजों के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही
या बेकार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्भ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक भी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मसलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ के नीचे ये पंचायत बैठी है। और ज़्यादातर आप पुरानी जो फिल्में होंगी, जैसे कि आप एक अनिल कपूर की मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें डबल रोल है और उनके जो दादा रहते हैं वो रजनीकांत रहते हैं। इसी तरह जो सलमान खान की अमिताभ बच्चन की जो मूवी रघुवंशम है, इसी तरह कुछ मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि जो पंचायत है किस तरह से कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर बैठाई जाती थी और उसमें एक पुराना पेड़ होता था, उसके नीचे 5 पंच बैठते थे और एक अपना हीरो रहता था और ये सब मिलकर फैसले सुनाते थे। तो उसी तरह की चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ग्रामीण दस्तकारों की बात करते हैं। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहा करते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उनके परिवार के कई सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगजी कपड़े की छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुवाई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर ये तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा। शायद ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी रहती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई थी, जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके
अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। एक छोटे गणराज्य की हम बात करें तो हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गाँव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थीं। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों पर शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों में केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या भुगतान भी नकद में ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने का भुगतान भी नकदी होता था। कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, ये जानना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर आपको एक चित्र में सूत काटती हुई एक महिला नजर आएगी। उसी तरह यहाँ पर ऊपर के चित्र में सराफ अपने एक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और इनका समाज में क्या हिस्सा था। जैसा कि शायद कई समाज में हमने गौर किया कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वह महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रमिक उत्पादन की बुनियाद बनी। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव विविधता वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बन रहे थे। मसलन पश्चिमी भारत में राजशुला महिलाओं को हल या कुम्हार या चाकू छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी काम करने के लिए जाती थी। यहाँ पर आप फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध शहर था, इसके निर्माण में आप महिलाओं को काम करते हुए, पत्थर तोड़ते हुए और साफ करते हुए यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं।
चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार-बार माँ बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर ज़्यादा थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनी शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति में इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों का द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरखास्त हुई है। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती थी कहीं-कहीं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर महिलाएं पंचायत को दरखास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द, मुखिया की माँ या बहन या पत्नी के रूप में किया जाता था। भूमि और भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां महिलाएं, जिनमें विधवाएं भी शामिल हैं, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी का उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी में की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। यहाँ पर नील गाय का शिकार करते हुए यहाँ पर बंदूक लिए जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये हैं जहांगीर। इसके बाद हम यहाँ पर गाँवों की बात करते हैं, तो यहाँ पर गाँवों के विषय में जो वर्णन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों यानी कि खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई क्षेत्र शामिल है, और दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जनजातीय लोग भी इन जंगलों में रहा करते थे। जंगलों की इतनी विविधता के चलते जनजातीय समूह की अधिकता और शिकार जैसे शौक हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं। परगना का मतलब क्या होता है, तो यहाँ मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो गाँव होते थे, गाँव के समूह ने परगना कहा जाता था। इसके साथ ही पेशकश मुगल साम्राज्य
के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। अगर कोई राजा मुगल सम्राट से मिलने जाता था तो वो पेशगी देता था, यानी कि कुछ उपहार वगैरह लेकर जाता था। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइम पास जैसा करते हैं। यहाँ 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती द्वारा लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल, यहाँ पर इनका नाम याद रख लेना। मुकुंद राम चक्रवर्ती की कविता क्या है? चंडी मंगल कई कंस है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर इस कविता को बोलते हैं। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से कि कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छी। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले या उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। तो आप यहाँ पर ये कविता पढ़ सकते हैं भाई साहब। तो हम थोड़ा सा व्यापारिक मुद्दों पर भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, जैसे कि सिंध क्षेत्र एक समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ पर सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही थे। असम और अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने के लिए अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। इसके साथ ही आप और भी चीज़ों को समझ सकते हैं और यहाँ पर से हम जमींदारी क्या थी और इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेतों से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में उसी हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। इन्हें जो व्यक्तिगत जमीन या संपत्ति मिली हुई थी उन्हें मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निज इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर जो दास गुलाम टाइप के मजदूर हुआ करते थे उनके हाथ यहाँ पर काम करवाया जाता था। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे और किसी के नाम कर सकते थे और उन्हें गिरवी रख सकते थे। अबुल फजल इस और इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना लिया था। इसमें तथाकथित मध्यम जाति की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को और समझने का प्रयास कर सकते हैं और यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों, आईन अकबरी के मुताबिक मुग़ल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 3,84,558 घुड़सवार, 42,77,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 42,77,057 पैदल सैनिक थे, 18,63 हाथी थे और 4,260 तोप और 4,500 नाव थी। इस तरह से आप एक सैनिक बल का अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं।
यहाँ पर हम इनकी भू राजस्व प्रणाली की बात करते हैं। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने और राजस्व राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधी संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की रकम थी। आमिल गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में भी अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहाँ उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी-कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के बारे में सभी आंकड़े संकलित किए। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं और हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई करना मुश्किल था। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा जैसे क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये किसके हैं? ये बाबर का शासनकाल 1530 में दिखता है। और ये जो गुलाबी वाला क्षेत्र है ये अकबर का शासनकाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर का शासनकाल। और यहाँ पर जो औरंगजेब का शासनकाल है, औरंगजेब का शासनकाल आप इधर गोवा तक, ये जो डॉट डॉट वाला है ये औरंगजेब का शासनकाल है जो आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने विशाल क्षेत्र में इनका शासन फैला हुआ था। इसके बाद दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था को समझिए। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर कई बार पूछी जाती है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान दिया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला भी होता था। अध्याय 9 में इन बबलुओं के विषय में मनसबदारों के विषय में हम और अच्छे तरीके से जानेंगे। अब इसके बाद में हम जो सोने चांदी है उनके विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर अच्छा खासा लंबा हो चुका है, 44 मिनट का, और अभी भी 10 पेज बची हैं। दोस्तों चांदी के महत्व पर बात करते हैं। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में
कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग जो कि चीन में था, सफावी के ईरान में था और ऑटोमन तुर्क में था। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद मिली। खोजी यात्राओं से नीचे और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के जो व्यापार है, एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भी भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। आप यहाँ पर औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया देख सकते हैं। और अगर इधर साइड की बात करें तो हम ये पा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का प्रयास किया और किस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। इटली के एक मुसाफिर जोवानी कॉरेरा जो लगभग 1690 ईस्वी से भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात पर सजीव चित्रण पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुँचती थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत में चांदी कैसे आई, ये समझते हैं। और यहाँ पर जोवानी करेरा के लेख बर्नियर के लेख पर यह आधारित है कि निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाज़ा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिर यहीं पहुंच जाता था। और ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता था और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, और ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग के भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इतना समृद्ध व्यापार था उसके कारण भारत में जो नकद खरीदी बढ़ी और उसके लिए भारत में हमें जो चांदी जैसी चीज़ें उनकी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर अबुल फजल की आईने अकबरी की बात करते हैं। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण की एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42 वर्ष यानी कि 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना की हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबर जिसे 3 जिल्दों में रचा गया अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्ययनों में बात करेंगे और ध्यान से देखेंगे। तीसरी जिल्द आईन अकबरी के शाही नियम कानून और के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का गठबंधन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों यानी सूबों के बारे में विस्तार से यहाँ हमें जानकारी मिलती है।
इसके साथ ही उसके प्रमुख विभागों और उसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचियाँ तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहाँ हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। परगना यानी कि महल, यह सबसे छोटी इकाई होती थी। फिर किला, अराजी और ज़मीन पाइमूद यानी कि मापे गए इलाके, नगदी यानी कि नगद निर्धारित राजस्व, सुयोरगल यानी कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान, और छठवां जमींदार। खाने 7 और 8 में जमींदारों की जातियों और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही यानी कि प्यादा तथा हाथी यानी फील सहित उनके जोड़े फौज की जानकारी दी गई है। आइन के अनुवाद की बात करें तो आइन अकबरी की या फिर अकबरनामा की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज के कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियन थियोकिका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873। बाकी 2 खंडों के अनुवाद H.S. जैरेट ने किए, कलकत्ता 1891 और 1894 के दौरान। साथ ही हमें आईन अकबरी में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है, और यहाँ पर हम कुछ कालक्रमों को देखते हैं और कालक्रमों के ज़रिए हम समझने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण तिथि क्रमों को, और इन्हें आपको ध्यान से समझना है और आपको इन्हें याद भी रखना है। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1530 से 40 के दौरान हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण होता है, और 1540 से 55 के दौरान शेर शाह से हुमायूं खोए हुए राज्यों को फिर हासिल करता है। 1540 से 55 के दौरान शेर शाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। 1555 से 56 के दौरान हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है, और 1556 से 1605 के दौरान अकबर का शासनकाल शुरू होता है। 1605 से 1627 के दौरान जहांगीर का शासनकाल, और 1628 से 58 तक शाहजहां, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल होता है। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। दोस्तों, यहाँ पर 1707 के बाद भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासन करते रहे, और 1862 में जब तक बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु न हो गई हो, तब तक वे अंतिम मुगल सम्राट के रूप में रहे। उनके बाद से मुगल वंश का पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने खात्मा कर दिया। दोस्तों, 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर रंगून यानी कि आज के यांगोन म्यांमार में भेज देते हैं। इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इस अध्याय से आपने कुछ ना कुछ बेहतर सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, और अच्छे से आप अपने स्तर से, अपने हिसाब से अध्यायों को पढ़ते जाइए, क्योंकि नॉलेजफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, ये सपने के सच होने की संभावना है जो जीवन को रोचक बनाती है। अगर आप मेहनत लगातार करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सपने कभी आप सपनों में या फिर नींद के दौरान देखा करते थे, आज वे पूरी तरह से यथार्थ यानी कि सच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सपने देखिए, लेकिन उन्हें पूरे करने की काबिलियत भी अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए।
फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।